बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए माली साल के हवाले से वफाक के बाद अब सूबे जो हैं वो अपना अपना बजट जो है वो पेश कर रहे हैं। बाकी असम्बलियों में भी आइंदा चंद रोज़ में बजट पेश कर दिया जाएगा और पंजाब हुकूमत ने भी आज जो है वो अपना बजट जो है वो पेश कर दिया। बहरहाल हमेशा की तरह तमाम जो नज़रें हैं वो वफाकी बजट के ऊपर जमी हुई थी कि वफाक से जो बजट आ रहा है उसमें से क्या निकलेगा। हस्ब मामूल हुकूमत बजट को तारीखी करार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ से तनकीद का एक सिलसिला जारी है अपोजिशन की तरफ से, जबकि अपोजिशन हमेशा ये एक बिल्कुल तारीख है कि बजट में कीड़े निकाले जाते हैं, तो उसी तरह से जो है वो एक सिलसिला जो है वो जारी भी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन आइंदा माली साल के बजट को ग्रोथ बजट करार दे रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो नए माली साल में बरामदात को बढ़ाकर गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा और 500 अरब रुपए के इजाफी जो टैक्सेस हैं वो भी इकट्ठा करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि वफाकी हुकूमत बिजली और गैस के बिलों के जो जरिए है टैक्स के नॉन फाइलर शहरियों तक पहुंचने की भी कोशिश करेगी। यकीनन आपके इल्म में है कि ये बहुत बड़ा मसला है। कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, तो इसका ये एक तरीकाकार अपनाया जा रहा है। 8,487 अरब रुपए के बजट में हुकूमत की जानिब से बेशुमार बरात का जो है वो ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लीवी को 4-5 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 20 रुपए फी लीटर तक जो है वो ले जाना चाहती है, लेकिन ऐसा तब ही मुमकिन होगा जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन कॉल्स और पैगामात पर टैक्स की तजावीज़ भी कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट का हिस्सा थी, लेकिन फिर ये बताया गया कि इन तजावीज़ को जो है वो वापस ले लिया गया है। अक्सर मुआशी माहिरीन इस बजट को जो है वो तारीखी बजट करार दे रहे हैं। अवाम के लिए लूट सेल मेला भी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन हर शोबे को किसी ना किसी तौर फायदा पहुंचाने के इकदाम जो हैं वो उठाए गए। मगर दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस बजट से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को सिर्फ इल्फाज का गोरख धंधा जो है वो करार दिया। उनका कहना था कि बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बजट से महंगाई बढ़ेगी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। गरीब आवाम को रिलीफ देने के महज दावे किए जा रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत की तरफ से रिकॉर्ड महंगाई बर्पा करने के बाद तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 10% इजाफा इनके साथ बदतरीन मजाक है और ये इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 25% इजाफा किया जाना चाहिए था तनख्वाहों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदार ने भी वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि IMF की मुलाजमीन ने बजट तैयार करके जो है वो इमरान खान के साथ भी एक तरह से वो जो है धोखा करने वाली जो है वो एक बात होती है वो की है। आपको बिल्कुल हम ये बताएं कि एक छोटा सा एक वीडियो हमने बनाई है इसके हवाले से, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करें। में बहुत ज्यादा कर्जों की वजह से दबालियापन की सूरत हाल का सामना था। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। नया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये किसी और मुल्क का बजट और किसी और मुल्क की मईशत के बारे में बात कर रहा था। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। वादार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। वो जो कल अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ, पाकिस्तान के अवाम पे मुआशी हमला हुआ कि महंगाई तारीखी सतह पे है। इस बजट में तो रिलीफ मेजर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आम आदमियों के लिए काफ़ी रिलीफ नज़र आता है। तो मुबारकबाद देता हूँ शौकत तरीन साहब को कि एक बड़ा चेंज जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए था वो आया। इकोनॉमिक ग्रोथ का ढंढोरा पीटा जा रहा है। मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सीरियस इजलास है, मेहरबानी करें।
सियासी जमातों के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। बजट को मुतवाज़न और खुशआइंद करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेगुलेटरी ड्यूटी समेत अक्सर तजावीज़ जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं। बजट को माजी की निस्बत बेहतर करार दिया जा रहा है। साथ ही कुछ लोग ये गिला भी कर रहे हैं कि बजट में छोटे ताजर के लिए मराद का ऐलान नहीं किया गया। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट वाकई ही बहुत शानदार है या बजट जो है वो महज अल्फाज का गोरखधंधा है। जो टैक्सेस के अहदाफ रखे गए हैं क्या वो मौजूदा टैक्स प्लान के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हुकूमत ने जो सिम दी है क्या वो दुरुस्त भी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुआशी माहिर अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मजीद जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हफीज़ पाशा साहब के साथ साथ आबिद सुलेरी साहब भी आगे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा मुजम्मिल असलम साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की तरफ मैं जाऊँगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल कैसा बजट है। बहुत बात हो रही है, एक तरफ हुकूमत का अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम लें तो वहां पर बात होती है कि जी ज़बरदस्त किस्म का बजट है, इससे पहले इस तरह का बजट नहीं आया, आवाम दोस्त बजट है। ऑपोजिशन की अगर बात करें तो ऑपोजिशन जो है वो ये कहती है कि कुछ नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो 180 डिग्री पर ये एंगल जो है वो मुख्तलिफ दिया जा रहा है लोगों को। कैसा बजट है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा ख्याल ये है कि ये एक बहुत माशाल्लाह बुलंद नज़र बजट और दिलेर बजट है और हमारे दबंग जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पेश किया है। इसमें जो सबसे नुमाया चीज़ ये है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तरक्की के रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये लिया गया है कि पाकिस्तान का जो हमारा जो हम खर्च करते हैं मनसूबा बंदी में, उस पर 50% तकरीबन इजाफा का टारगेट रखा गया है। अगर ये हम कामयाबी से हासिल कर लेते हैं भी होगा और साथ साथ बेरोजगारी में भी कमी आएगी इंशाल्लाह। मगर इसमें कुछ खतरात हैं, दो खतरात हैं। एक खतरात ये है कि टैक्स जो है आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ रहा है। आपको तेल की कीमतों में वाज़े तौर पर 30 रुपए तक बढ़ाना पड़ेगा। आपको सेल्स टैक्स के निज़ाम में 30% तक बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लिहाजा आपको टैक्स के निज़ाम में 1100 अरब हासिल करने के लिए जाल फैलाना ही पड़ेगा और अगर वो आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो ख़तरा इस बात का है कि आपका बजट का खसारा बहुत बढ़ जाएगा। अभी भी ये 4000 अरब पे है और ख़तरा ये है कि ये 4.5 से 5000 अरब तक अगर चले गया तो फिर उसकी वजह से जो आपको पैसे छापने पड़ेंगे कर्जे लेने के लिए, उसके नतीजे में आपके अफरात-ए-ज़र में इजाफा हो सकता है। तो एक ख़तरा ये है। दूसरा ख़तरा ये है कि जब आपकी माशी शरह-ए-नमू में तेज़ी से इजाफा होता है तो हमारा जो मसला है वो ये कि हम दरामद बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं और जब दरामद में आगाज़ होगा बढ़ने का सिलसिला और साथ साथ आप ये देखिए कि बाहर की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हो रहा है। तेल की कीमत तकरीबन 2 गुना हो गई है। तो ये खतरा है कि तिजारती खसारा आपका बहुत बढ़ेगा इस साल के बरक्स और उसके नतीजे में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट फिर। तो आप ये देखिए कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह शरह-ए-नमू में इजाफा हो, मगर ऐसा ना हो कि अफरात-ए-ज़र में भी साथ साथ ज़्यादा इजाफा हो जाए और आपका तिजारती खसारा आउट ऑफ कंट्रोल फिर से हो जाए। ठीक है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। टैक्सेस को बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके जाल को फैलाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑलरेडी मुजम्मिल असलम साहब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ जो है वो 113 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं और IMF ही कहता है कि 150 अरब रुपए के जो इनकम टैक्सेस हैं उनको मजीद बढ़ाया जाए। पेट्रोलियम लीवी टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी आया लेकिन हमने इनकार कर दिया और कहा कि ऑल्टरनेट टैक्सेस जो हैं वो लाएंगे, कोई और मुतबादिल प्लान देंगे। तो कोई और मुतबादिल प्लान क्या होगा? टैक्सेस तो टैक्सेस हैं। देखिए बात यह है कि आवाम दो तरीके की है ना, एक जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है और एक बिल्कुल नहीं दे रही। जो बिल्कुल नहीं दे रही है और उसकी इनकम है तो उसको लगना चाहिए ना। सही है। और जो दे रही है, जैसे आप देती है मैं देता हूँ,
वो हमें रिलीफ देना चाह अच्छा, रहे हैं। ये गर्दिशी खसारे की भी बहुत बात होती है कि मुसलसल जो है वो बड़ा है, हुकूमत से अगर पूछा जाए तो वो माजी की हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं कि उनकी वजह से जो है वो गर्दिशी खसारा बढ़ा है। आखिर इन गर्दिशी खसारे के ऊपर जो है वो काबू क्यों नहीं पाया जा सका और सकरा, और फिर इसका मईशत के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है मुजामिल साहब? देखिए, छोटी सी चीज है कि आप घर पे जो है गाड़ी चलाने वाला एक आदमी और वो 3 गाड़ियां खरीद के घर पे खड़ी करते हैं, और फिर 3 में से 2 गाड़ियां जो है बैंक से जो है इंस्टॉलमेंट लेके ली हो आपने, ठीक है। तो अब वो जो है आप गाड़ी चला नहीं रही और हर महीने बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो अब अगर आप जो बैंक की इंस्टॉलमेंट अपनी सेविंग से खर्च कर रही हैं, तो आपकी सेविंग दे रही है। अगर आप कहीं और से कर्जा पकड़ के अपनी जो है इंस्टॉलमेंट भर रही है, तो आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। सही है। तो बात यह है कि इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने जितनी जरूरत थी उससे कई ज्यादा जो है पावर प्लांट लगा लिए और उस पर बहुत ज्यादा कर्जा उठा लिया, और पावर प्लांट लगाने के बाद उनको ये कह दिया कि हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, बिजली की कीमत आपको दे दिया करें। सही है। तो उसकी वजह से जो है गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कोविड में पूरा मुल्क बंद हो गया था, तो बिजली इस्तेमाल कहाँ होनी थी, होनी नहीं थी। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। इन गरीबों ने तो आज तक पावर प्लांट लगवाए नहीं, आज तक। ये तो उन्हीं के ये तो मसला हो गया ना मुजामिल साहब। मुझे ये बताइएगा फिर इसका हल भी कोई ढूंढा है हुकूमत ने? हल कुछ भी नहीं है, 2-3 हल है बस। एक तो ये कि चोरी जो सिस्टम में है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा, इन्होंने रीनेगोशिएट किया है पावर प्लांट से, कुछ पुराने पावर प्लांट से। सीपैक वाले पावर प्लांट है, उनसे बात कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट को बीच में डाल रहे हैं ये लोग, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी जो है, क्योंकि जो अभी जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसके इंसेंटिव दें कि लोग जो है ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, कारोबारी, ताकि हुकूमत जो है कम से कम जो बिजली पावर प्लांट को पैसे दे रही है वो सिस्टम में अगर आधी कीमत में भी दे देती है लोगों को, तो कम से कम उनका आधा नुकसान तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुजामिल साहब, अब कारोबारी तबके की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा जो इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है वो उस साइड से किया जा रहा है, और बल्कि तकरीबन हर चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उनकी जानिब से कहा गया कि 70 से 80% तक तजावीज़ जो हैं वो उनकी सुनी गई हैं। तो क्या समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी अगर कारोबारी तबका जो है वो खुश है, और उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, और खासतौर पर महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, बिजनेसमैन के बड़े चंद मसाइल हैं। पहला मसला उसका ये है कि उसको लोन सस्ता मिले। दूसरा मसला उसका ये है कि उसको टैक्स कम लगे। तीसरा मसला उसका ये है कि उसको इनकम टैक्स वाला तंग ना करे। तो ये 3 मसले हैं। इस हुकूमत ने उसकी दुम पकड़ ली उस चीज की, और उस हिसाब से जो है उनको उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से खेल रही। सही, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद सुलेरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजीद उनसे जो हैं वो हम कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से, विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से, और भी बहुत सारी बातें हमें करनी। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम बजट 2021-2022 के हवाले से, और जैसा कि हमने आपको अपने इब्तदाई में भी बताया कि अक्सर मुआशी माहिरीन जो हैं वो इस बजट को काफ़ी तारीखी बजट करार दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आवाम के लिए लूट सेल मेला है। अब ये बात कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है, ये या तो कुछ मुआशी माहिरीन हमें बता सकते हैं, या फिर आने वाला वक्त जो है वो ही बता सकता है। कहा यह जा रहा था कि तकरीबन हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म का बजट है, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा खुश तबका हमें नजर आ रहा है वो तबका कारोबारी तबका है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलेहरी साहब माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बजट पर बिजनेस कम्युनिटी बड़ी खुश है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान साहब भी जो हैं वो इस तरह के दावे कर चुके हैं, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कामयाब हिकमत अमली से पाकिस्तान ने मुआशी सफ़र तय किया है। तो क्या वो सफ़र हमने तय कर लिया है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बजट जो है ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था पाकिस्तान में, उसको कम करने में ये काफ़ी मौसर साबित होगा। तकरीबन 12 से ज़्यादा जो विदहोल्डिंग टैक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो रॉ मटेरियल है उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। बहुत सी चीज़ों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो थी, रेगुलेटरी ड्यूटी, उनमें कमी की गई है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो FPR के जो बहुत से स्वाबदीदी अख्तियारात थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार दोहरा चुके हैं कि FPR से जो हरासमेंट कल्चर है उसको ख़त्म करेंगे।
वो जो ऑडिट था, ऑडिट को थर्ड पार्टी ऑडिट कर दिया गया है। SMEs के लिए जो है वो फॉर्म जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसको सिंपल कर दिया गया है। तो इस तरह की बहुत से चीज़ें शामिल हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी को कम से कम उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में मददगार साबित होंगी। इससे जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो जाहिर है आपकी इकोनॉमी का पहिया चलेगा, और जब इकोनॉमी चलेगी तो ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि रेवेन्यू जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाला जो बजट है ये सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली ही नहीं बल्कि ये एक मोरल बूस्टर भी है कि ये आपके मोरल जो है उसको हाई कर रहा है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रखी गई हैं, तो आप एग्रीकल्चर को देख लें जो कि गो के एक सूबाई सब्जेक्ट है और आज पंजाब हुकूमत ने उसके लिए एक खातिर खा एलोकेशन रखी है। लेकिन एग्रीकल्चर को आप देख लें, आप सोशल सेफ्टी नेट से जो है सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स एहसास प्रोग्राम उसको देख लें, या बाकी बहुत से जो हैं जो पीपल फ्रेंडली इक़दाम वो उसमें लिए गए हैं। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि अवाम के लिए इसमें क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो अवाम के लिए हैं, लेकिन अगर अवाम इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे बिजली का रेट कम होगा या पेट्रोल का या डीजल का या गैस का, तो वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी तो हुकूमत को लामहला सब्सिडी एलोकेट करने के बावजूद कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा। आज जो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत आज $73 पर बैरल हो गई है और ये 3 महीनों में ये डबल हो चुकी है। अब अगर इसी हिसाब से ये कीमतें बढ़ती रहीं तो हुकूमत के पास एक लिमिटेड कुशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो पेट्रोल या डीजल की कीमतों को मुस्तहकम रख सकती है कि कंज्यूमर को उसका इम्पैक्ट पास ऑन ना करे। उसके बाद उसको कंज्यूमर को उसका इम्पैक्ट पास ऑन करना पड़ेगा, भले ज्यादा करे या थोड़ा करे, और उससे एक इन्फ्लेशन है वो होगी। इसी तरीके से अगर सही अच्छा, मैं आप ही की बात से पिक करूंगी। आपने इस बजट को जो है वो मोरल बूस्टर भी कहा कि मोरल इससे बड़ा हाई होगा, तो ये सिर्फ मोरल हाई करने के लिए होगा, यहाँ पे हकीकत से भी इसका कुछ ताल्लुक है? बिकॉज जो अपोजिशन है या फिर हुकूमत के नाकदीन है वो ये कहते हैं कि ये जो है हकीकत से करीब तर नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। कुछ लोग इसे इलेक्शन का बजट कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी जो है वो हुकूमत ने करना शुरू कर दी। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो टैक्सेस के अहदाफ रखे गए हैं, क्या वो मौजूदा टैक्स प्लान के साथ इकट्ठे हो सकेंगे? देखिए, इलेक्शन बजट होता है आखिरी साल में, जब हुकूमत का आखिरी साल होता है, तो अभी तो चौथा साल है। अगर ये ज़मीनी हक़ाइक़ को टच नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा साल के एंड पे कि 5वें साल में पीटीआई हुकूमत खुद को कोस रही होगी कि उसने इस तरह का अनरियलिस्टिक बजट क्यों दिया। तो मेरे तो ख्याल में ये एक रियलिस्टिक बजट है। वो अगर इस साल का जो ग्रोथ था, जो आउटगोइंग ईयर है, उसमें 4% के लगभग ग्रोथ मिल जाती है, तो अगले साल में 5% ग्रोथ के टारगेट को हासिल करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन और ग्रोथ के टारगेट को मिला के आप रेवेन्यू के टारगेट को देखें तो 14% तो उसी में इजाफा हो जाता है। उसके बाद आपको 5-6% मजीद इजाफा करना है, और वो अगर जो मुआशी पहिया है वो चलता रहता है, मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो सकेगा। तो हुकूमत जो है उसने बहुत से ऐसे फील गुड मेजर्स लिए हैं जिसमें उसको थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन उससे जो अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू बढ़ाने की, वो मेरा ख्याल है जो फायदा है वो ज्यादा है उससे जो लॉस हुकूमत इस वक्त ले रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ दावे भी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया की मईशतों को मुतासर किया है, फीकस आमदनी जो है वो भी मुतासर हुई पूरी दुनिया में। यहाँ पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि फीकस आमदनी कोरोना के बावजूद जो है वो 15% का उसमें इजाफा हुआ है, और वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है लेकिन आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बढ़ी है। तो ये दावा आपके नज़दीक क्या दुरुस्त है? देखिए, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए इस बजट में 2-3 आपको चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो जो मिनिमम वेजेस में इजाफा 3 साल के बाद उनको 20,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो 10% है, पेंशन में 10% इजाफा। और अगर आप याद करें तो मार्च में
उससे पहले वादा किया गया था सरकारी मुलाजमीन से जो पसमानदा जो माली लिहाज से पसमानदा है उनको एक अलाउंस का स्पेशल अलाउंस जो है 25% उसकी बात उनके लिए की गई थी। तो अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो हाउस होल्ड्स हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी देने की जो बात है या कैश ग्रांट्स देने की जो बात है, तो ये सारी चीज़ें वो होंगी जो कि हो सकता है कि उस तनासब से कुव्वत खरीद को ना बढ़ाए जिस तनासब से पिछले 3 सालों में इन्फ्लेशन में इजाफा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक रिलीफ होगा। और ऑन टॉप ऑफ इट जो अच्छा ये जो रिलीफ हुकूमत ने दिए हैं आबिद साहब, ये विद होल्डिंग टैक्सेस कम कर दिए हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया, फिर नए टैक्सेस सबसे मेन हाईलाइट टैक्स के नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे इस बजट की, छोटे कारोबार के लिए 5 लाख तक के बिलासूद कर्जों का ऐलान हुआ है। तो ये अवामिल कितने इनकरेजिंग है, कितने हौसला अफजा है, और कहीं ये तो नहीं होगा ये टैक्सेस वाली जो मैंने बात की, ये तो नहीं होगा कोई मिनी बजट आएगा और उसमें फिर जो है वो और टैक्सेस जो है वो आयद कर दिए जाएंगे? देखिए अब बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 10-15 साल अब हुकूमत उस तरह से मिनी बजट नहीं देती है। अब जो लॉसेस होते हैं वो हो रहे होते हैं एनर्जी की शक्ल में। बिजली का बिल जो है वो नेपरा सिफारिश कर रही होती है वो बढ़ जाते हैं, तेल और गैस की कीमतें ओगरा की सिफारिश पर बढ़ जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस को सामने रखते हुए बढ़ रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा अमल है जो कि अब ऑटोमेटेड सिस्टम है प्राइस एडजस्टमेंट का, उसको मिनी बजट नहीं कहा जा सकता है सच। एक और सूरत जहाँ पे हुकूमत अपने लिए कुछ क्वेश्चन पैदा कर सकती है रिलीफ देने का, वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको रिवाइव करने से या रिफॉर्म करने से या प्राइवेटाइज करने से है। वो एक मेजर हमारा ब्लैक होल है यहाँ पे कि टैक्स पेयर का एक काफ़ी कसीर हिस्सा जो है टैक्सेस का वो जा रहा है। तो इस तरह के जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने से भी हुकूमत के पास जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो कुछ ना कुछ जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलैही साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे बजट के हवाले से। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें वफाक और सिंध के दरमियान बढ़ती तल्खियों पर। वफाक और सिंध के दरमियान तल्खियां संगीन हो चुकी हैं। पीटीआई की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत के दौर में इख्तलाफात इलेक्शन के बाद से शुरू हैं, कभी सेहत के शोबे में तो कभी तालीम के शोबे में, बजट के मामलात पर, कभी कराची की तरक्की पर तो कभी कराची में सफाई की सूरत हाल पर। मगर गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी के कराची दौरे के बाद रियासत की दोनों इकाइयों के दरमियान तनकीद और सियासी महाजराइयों पर मौक़िफ़ में काफ़ी शिद्दत आती जा रही है। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कराची दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध की हुक्मरान जमात के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन दोनों पर ही कड़ी तनकीद तो की, मगर साथ ही साथ सिंध में सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 140 के नफाज का मुतालबा भी कर डाला। 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी, चाहे वो कायम अली शाह हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है और वो उस वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं बिलावल हाउस में बैठते हैं। अगर आपने सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो आइन को इन्फोर्स करे। यहाँ की हालत तो ये है कि 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। हर साल रेंजर्स को पैसे देते हैं और वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पर रहने दें, क्योंकि अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। आप बहुत बड़ा पैसा बदीन, टोटकी, इन एरियाज के नाम के ऊपर लेते हैं जो आप गैस और बिजली के स्पेशल मद में जो पैसे लेते हैं। लाड़काना के ऊपर 90 अरब रुपया खर्च हुआ। आप देखिए कि लाड़काना में सड़कें टूटी हैं, सरकार का सेहत का निज़ाम है सिंध में वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बाद हो चुका है।
अमन और अमान का मसला हो या बिजली पानी का, तालीम हो या सेहत, NFC वार्ड हो या विफाक की जाने से शुरू किया गया कोई भी तरक्याती मनसूबा, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने सिंध में तमाम तर मसाइल की जड़ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करार दिया है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए आइन के आर्टिकल 140 के निफाज के मुतालबे पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ यहाँ की आवाम अच्छी तरह जानते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होनी, नाअहल हुकूमत झूठ और यू टर्न के सहारे खड़ी है। सिंध का पानी किसी और ने नहीं, विफाक और पंजाब ने रोका है, जबकि विफाकी वजीर सूबाई वजीर जो हैं सैयद नासिर शाह, उन्होंने विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर कुछ इस तरह से रद्द-ए-अमल दिया कि विफाक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिशें कर रहा है। फवाद चौधरी जरदारी फैमिली के खिलाफ बयानबाजी करके अपना सियासी कद जो है उसको बढ़ाने की और नौकरी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद अली शाह एक इंतहाई कामयाब और ताकतवर वज़ीर आला है। उनकी सलाहियतों से विफाक न सिर्फ परेशान है बल्कि खौफज़दा भी है। फवाद चौधरी सिंध हुकूमत से NFC के तहत दिए गए फंड्स का हिसाब लेने का हक नहीं रखते हैं। ये हिसाब सिंध हुकूमत असम्बली में देती है। जो वो पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ साजिशें करते हैं वो सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विफाक के रवैये को जेलसी कहा, या यूँ कहिए कि वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी से परेशान करार दिया। विफाक और सिंध के दरमियान तनाव की इस कैफियत में आईनी बहरान फ़ौक़ियत अख्तियार कर सकता है, मगर वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि सिंध पर कोई आर्टिकल लग ही नहीं सकता। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध के वज़ीर आला ने विफाक की जानिब से सूबे के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी पर शदीद तनकीद की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फवाद चौधरी के बयानात का कुछ इस तरह से जवाब दिया। में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। फिर वो उठ के शोर मचाते हैं कि किसी और सूबे में हमने नालों की सफाई नहीं की या नालों की सफाई कर रहे हैं। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप। कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है, हर जगह नाले बना रहे हैं। पंजाब वाले ज़रूर अपने मसले बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने मसले बताएंगे। तो मैं सिंध सूबे के जो मसले बताता हूँ उनको चिड़ क्यों लगती है इस चीज़ से, एकदम हमलावर क्यों हो जाते हैं। PTI नाला पार्टी बन गई है और नाले में बह जाएगी। जिन नालों से वज़ीर आला सिंध PTI को जोड़ रहे हैं उन्हीं नालों का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है जी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में शारा फैसल पर नस्ला टावर तजावुज़ात केस की समाअत की। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आप लोगों ने सर्विस रोड पर बिल्डिंग तामीर कर दी। बिल्डर के वकील ने कहा कि पुल की तामीर के वक्त सड़क का साइज कम किया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि शारा फैसल का साइज कभी कम नहीं हुआ। शारा फैसल को तो वसी करने के लिए फौजियों ने भी जमीन दे दी थी। सारे रिफाई प्लॉटों पर प्लासे बन गए हैं। समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा हुकूमत कहाँ है, कौन जिम्मेदारी लेगा। जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, कितना ही गैर कानूनी काम हो। अब भी धंधा चल रहा है, SBCA का काम चल रहा है। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है और शहर का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, वही चला रहा है सारा सिस्टम। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि होता है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ऐसी होती है हुक्मरानी। आपकी हुकूमत है, यहाँ किसकी हुकूमत है? आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सुबह कैसे चलाएंगे? 2 साल हो गए आप नाला साफ नहीं कर सके। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है यहाँ। अदालत ने नस्ला टावर के वकला से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हुए समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया। एक तरफ सिंध विफाक की मनमानियों के रोने रो रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की सरजनिश भी हो रही है। क्या विफाक की जानिब से सिंध पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं या विफाक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कारकर्दगी से परेशान है? अगर ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में सिंध हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है जी। इम्तियाज़ शेख साहब सूबाई वजीर हैं सिंध के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताएगा कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है और शहर का सिस्टम जो है वो कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन जो है अब वो सिंध का असल हुक्मरान है। तो सिंध के वज़ीर आला तो मुराद अली शाह हैं, किस तरह से चल रहा है कनाडा से सिंध? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, अब ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, मैं उन पर कोई चीज़ कमेंट तो नहीं कर सकता उनके ऑब्जर्वेशन पे, उनकी किसी रिमार्क्स पे, लेकिन अब ये तो जरूर कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता मिनिस्टर मेमन कौन है और कनाडा से किस तरह चलते। लाजमी है
चीफ जस्टिस साहब ने बात की है तो उनके नोटिस में होंगी चीजें, तो मतलब उनको फिर बुलवा लें, उनको मतलब कोई इस तरह कर लें ताकि पता चले, या कम से कम पता चले कि है कौन ये यूनुस मेमन। हमने तो नाम इसका नहीं सुना, ना सुना, ना देखा, ना मतलब कभी मिले उससे। अब यहाँ का तो मतलब असेंबली ने मुंतखब किया है, वो वजीर आला तो मुराद अली शाह साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी काबीना है, तो चीफ जस्टिस साहब नॉलेज में होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन होंगी जरूर जिसका मुझे इल्म नहीं, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो हुकूमत तो मुराद अली शाह साहब ही कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा,